हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पॉलिटी के पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस है, तो उन पीवाईक्यूज के बारे में। यानी आपके लिए ये एक एनालिसिस है कि किस प्रकार से छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है और स्टेटमेंट के अंदर छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। जो स्टेटमेंट है पूरी सही लगेगी, एक छोटा सा चेंज जो है वो आपको गड़बड़ में ला देगा। राइट, तो वो स्टेटमेंट में चेंज क्या है उसको हमें पकड़ना होता है उसमें। और उस टाइम पर बच्चा फ्लो फ्लो में उसको जल्दी में पड़ जाता है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी के और किन टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं उनका भी आपको आइडिया लगेगा। तो किस तरह के क्वेश्चन है देखिए, उनका एनालिसिस जो हम लोग करते हैं। राइट, सो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहां क्या लिख दिया? नॉन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। होता क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल लिख दिया, तो इतनी की गलती की वजह से ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी फ्रॉम गोवा। यानी ये क्वेश्चन के अंदर जो है इसको घुमा दिया गया है क्वेश्चन को, कि एमपी के वोट का वैल्यू जो है और एमएलए के वोट का वैल्यू जो है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी का वोट का वैल्यू, ये सबका बराबर होता है, किसी का कम ज्यादा नहीं होता है। बट एमएलए का वोट का वैल्यू जो होता है वो हर स्टेट का अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। तो ये देखो ना, एमपी जो है उनके वोट का वैल्यू तो सबका बराबर होगा, चाहे गोवा का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो। वहीं एमएलए जो है उनका स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे हरियाणा के एक एमएलए के वोट की वैल्यू बात करें तो ओनली 112 है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की बात करें तो 208 है। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 20 है। वहीं अगर हम लोग गोवा की बात करें तो गोवा के एक एमएलए की, सॉरी, सिक्किम की 7 है। वहीं गोवा की बात करें 20 है, सबसे कम सिक्किम की है एक एमएलए के वोट की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ वोट का सिस्टम जो है राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी थोड़ी ठीक से, उसको आइडिया भी होगा इस चीज का बहुत बढ़िया ढंग से। तो इसलिए यहां पर जो है इसने पूछा कि एमपी के वोट की वैल्यू, तो एमपी का तो सबका बराबर है, कहीं का भी कोई भी एमपी है। अगर मान लीजिए टोटल जो है 543 एमपी आपके लोकसभा के एमपी है, और राज्यसभा में से 233, 233 लोग जो है राज्यसभा के बनते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि नॉमिनेटेड तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। तो उनको मिला के सबका टोटल, लोकसभा का हो या राज्यसभा का एमपी, सबके वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट हो गई गलत। आंसर तो अभी भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या गड़बड़ की है इन्होंने। तीसरा स्टेटमेंट है, इलेक्टर्स कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ नोटा। नोटा मतलब होता है नन ऑफ द अबोव। जैसे कि आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो आपके सामने कैंडिडेट्स का साइन होता है, वहीं एक एक बटन आपने देखा होगा नया नोटा का बटन होता है। तो क्या नोटा का बटन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में होता है? तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई पार्टी लाइन पे नहीं होता इलेक्शन, नोटा का कोई भी मामला नहीं होता इसमें। तो नो यूज ऑफ नोटा। ठीक है, तो ये वाली बात सही है, बिल्कुल सही है। नोटा का इस्तेमाल नहीं होता है, कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ नोटा इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। चौथी बात है, द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आर नॉट एप्लीकेबल इन प्रेसिडेंशियल। 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन का मामला है, 10वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, वो बात करती है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये पूछ रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल है कि नहीं प्रेसिडेंट इलेक्शन पर। तो बिल्कुल भी नहीं होता है वो, उसमें किसी प्रकार की विप जारी नहीं की जा सकती है। ये क्वेश्चन जो, ये स्टेटमेंट जो डाली हुई ना, बड़ी अच्छे से, ये लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा लेवल एचसीएस का होना ही चाहिए। तो ये थर्ड एंड फोर्थ जो है स्टेटमेंट इनकी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए आंसर विल बी सी। तो इसका आंसर जो है इनका बनेगा सी। तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन तो ये आया था जिसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। 3 और 4 करेक्ट है, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। राइट, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बच्चे को देखो ना किस तरह से टॉपिक में से कितनी प्रिपरेशन मांगता है वो, कितना मतलब इन डेप्थ नॉलेज चाहिए उसको। इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। तो डेफिनेटली पॉलिटी जो इजी सब्जेक्ट होता है जिसके क्वेश्चन हमें गलत करने ही नहीं चाहिए, उनमें जो है इस तरह के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करने की उसको आवश्यकता है डेफिनेटली। बट आप इसको एनालाइज करो, समझो कि कैसे कैसे बातें हैं। ठीक है, सो द रिट मैंडामस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। पहली स्टेटमेंट तो नॉर्मल व्यक्ति को पता है, सबको जो थोड़ी पढ़ाई किया है उस स्टूडेंट को ही पता है ना। क्योंकि रिट आपको पता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32। इसके तहत जो है 5 प्रकार की रिट है, हेबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, ये नाम आपने सुने हुए हैं, है ना। तो इसके अंदर जो है ये बोल रहा है मेंडामस जो है वो केवल पब्लिक और प्राइवेट दोनों अथॉरिटी के खिलाफ हो सकती है क्या? ना, इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स।
तो इसका मतलब ये हो गया, पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत जी। दूसरी है मैंडामस कैन बी इश्यूड टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। फिर बोल रहा है मैंडामस जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी किया जा सकता है इशू। तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इट्स पब्लिक अथॉरिटी के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए नहीं होता है। बहुत बारीकी की स्टेटमेंट्स है, इनको समझना अपने आप में। मैंडामस पढ़ लिया अगर बच्चा ऊपर ऊपर से तो नहीं समझ सकता, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो तीसरा जो है मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। बिल्कुल प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ मैंडामस इशू नहीं किया जा सकता। मैंडामस जो है यानी ये वाली रिट आपकी इशू की जाती है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो अपना कार्य नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये मैंडामस जो रिट है ये कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। मैंडामस कैन बी इशूड अगेंस्ट ए स्टेट टू रिफंड द टैक्स कलेक्टेड अनलॉफुली। बिल्कुल ये की जा सकती है, अगर अनलॉफुली टैक्स कलेक्ट किया हुआ है तो उसके खिलाफ इश्यू की जा सकती है। तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। तो 3 और 4 यानी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? तो इस तरह की बारीकियों को आपको समझना है, इस तरह से अपने आप को तैयार करना है, राइट, ताकि ऐसे क्वेश्चन हम कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद ए सिंपल मेजोरिटी। क्या मतलब हुआ कि अगर आपको नया स्टेट बनाना है इंडियन यूनियन के अंदर तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद ए सिंपल मेजोरिटी। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 1 to 4 अगर आपने ठीक से पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आप ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। आर्टिकल सेकंड एंड, ये पेन का कलर जो है मैं चेंज कर देता हूं, आर्टिकल सेकंड एंड थर्ड, आर्टिकल सेकंड एंड थर्ड आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 2 कहता है कि स्टेब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, वहीं आर्टिकल 3 कहता है कि पहले से कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसका नाम, बाउंड्री, अगर कोई भी बदलाव करना है, उसके टेरिटरी में बदलाव करना है, तो वो सारी चीजें आप आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। तो वो वाली बात, और वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, और उसको आप आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन भी नहीं मानते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट 1 जो है एकदम करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है, अब शायद ठीक दिख रहा होगा। दूसरा जो है टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द डीपीएसपी द पार्लियामेंट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी। एकदम करेक्ट बात है, पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। देखिए, जब डीपीएसपी को अगर आप लोग अमेंड करते हैं तो दैट पार्लियामेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, यानी विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है ये काम, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है। तीसरी जो है, उसी तरह फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये बात याद रखना, कल को फंडामेंटल राइट्स का पूछ सकता है। तीसरा है टू अमेंड आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी अलोंग विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। यानी अनुच्छेद 368 में अगर बदलाव करना है ना, खुद आर्टिकल 368 को ही चेंज करना है, खुद में उसमें ही संशोधन करना है। वैसे तो आर्टिकल 368 के तहत हम संशोधन करते हैं, अगर उसमें ही संशोधन करना है आपको, द पार्लियामेंट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी अलोंग विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। एकदम करेक्ट बात है। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाए पॉलिटी के, बट फिर भी इजी है, थोड़ा सा ठीक इस लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा पॉलिटी, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, राइट। तो ये इनकी गलती नहीं है, ये कंपटीशन का मामला ऐसा है, तो करना है। ठीक है, सभी तीनों कथन सही है, यानी ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये बोल रहा है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट उसमें से दे रखा है। आपको पता होगा यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स है अभी। स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स है अभी। कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, सॉरी स्टेट लिस्ट में कितने, 61 सब्जेक्ट है अभी, और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है अभी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनियन लिस्ट में 100, स्टेट लिस्ट में 61 एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स आर देयर। अब इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर सही मिलान करता है। तो इसमें से अगर आपको नहीं पता है तो देखो, एक चीज तो यहां पर की जा सकती है थोड़ी सी, कि एडॉप्शन एंड सक्सेशन जो है, वैसे तो तीनों ही इजी है, ये पता होने ही चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो एडॉप्शन एंड सक्सेशन, मैरिज, है ना, डिवोर्स, ये सब होता है आपका कंकरेंट लिस्ट में, तो ये तो आएगा इसके साथ में। ठीक, दूसरा बेटिंग, गैम्बलिंग, लिकर, शराब, जुआ, ये सब स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, तो ये सब स्टेट लिस्ट में, तो ये उल्टा कर रखा है, तो ये दोनों पेयर तो हो गए गलत। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स एंड मेजर्स जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, संघ सूची में आता है वो, तो ये एक पेयर सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए ओनली वन पेयर, 68 का आंसर होगा ए, इसमें ओनली वन पेयर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बारीकी से आपको करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने,
कि रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रेज्यूडरी सब्जेक्ट यानी अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो इंक्लूडेड नहीं है तीनों ही लिस्ट में। तो बिल्कुल एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, यानी यूनियन, स्टेट और कनकरेंट। तो रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स वो है जो तीनों में नहीं है। तो ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अवशिष्ट का मतलब ही वही है, बचा खुचा, जो तीनों में नहीं आ पाया। जैसे कि उस टाइम पता ही नहीं था हमें कि साइबर क्राइम होंगे, तो साइबर क्राइम अभी कौन से में डाले हम लोग, तो इसलिए साइबर क्राइम जो है रेज्यूडरी सब्जेक्ट हो गया। राइट, तो इस तरह से जो सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं। ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 बोथ द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। बिल्कुल भी नहीं, केवल पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं कर सकता, केवल पार्लियामेंट बना सकता है इसमें लॉज। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, पहली सही है, दूसरी गलत है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेज्यूडरी सब्जेक्ट। बिल्कुल, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम जो है वो इसका एग्जांपल है। तो इसलिए ये वाली बात भी सही है आपकी, यानी तीसरी स्टेटमेंट। तो 1 और 3 आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी 2 स्टेटमेंट है तो बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बारीकी से निकालना पड़ेगा ताकि गड़बड़ ना हो। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर आर्टिकल से पूछा है। देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें कोई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इस आर्टिकल से क्यों पूछा, ऐसा क्यों पूछा। ये तो इतना तो पूछेगा, इतना तो बनता है। तो आर्टिकल 263 जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में है। ये आर्टिकल तो आपको हर वक्त स्पेशली पूछना पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। तो आर्टिकल 263 इज रिलेटेड टू इंटरस्टेट काउंसिल। देन आर्टिकल 226 इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट। ये तो पता ही है, रिट के बारे में। 32 और देख 226 कौन भूलेगा, है ना। उसके बाद जो है 239 ये यूनियन टेरिटरी के बारे में है, और 280 फाइनेंस कमीशन में। ठीक है। तो 280 जो आर्टिकल 280 आपका फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में। तो ये इजी था मामला, ये क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक था। ऐसे तो उड़ा दोगे आप लोग हवा में, दिक्कत है नहीं। सो ए का क्या आना चाहिए? ए का आना चाहिए 3। बी का, बी का आना चाहिए भाई, ए का 3 है, बी का 2। तो ए का 3, बी का 2 किधर है? ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ए। 70 का जो है आंसर होगा ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, अफोर्डेबल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आ गया, देखो फिर से शेड्यूल रटने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ एक तो अमेंडमेंट्स है, और एक फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के आर्टिकल्स है, और कुछ एक अमेंडमेंट्स है, और कुछ एक और अन्य आर्टिकल्स जो है थोड़े बहुत, उनको आप लोग रट लेने चाहिए, और साथ में शेड्यूल को। इनमें तो कोई गड़बड़ करनी नहीं चाहिए कभी। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे देखो, अमेंडमेंट से, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट से, और शेड्यूल से। 8 7 8 क्वेश्चन तो इनसे ही बन गए, 10 बन गए होंगे, क्या पता। आप देखो इधर, तो देखो क्या बोल रहा है, सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किससे रिलेटेड है भाई? सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट जो है वो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। सेकंड जो है किसके बारे में? सैलरी एंड अलाउंसेस। थर्ड जो है वो किसके बारे में है? तो थर्ड शेड्यूल जो है वो आपका ओथ के बारे में है। फोर्थ जो है उसका राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में है। फिफ्थ जो आपका इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। सिक्स 4 स्टेट के लिए है, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लिए बात करता है ना। सेवंथ आपका डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। एट्थ भाषाओं के बारे में। तो इसमें से, बट इसमें से देखो बारीकी से क्वेश्चन पूछा, पहले में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये सैलरी एंड अलाउंस है, तो उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी की बात कर रखी है। समझे बात को? केक की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, इनकी सैलरी की बात कर रखी है उसने। तो इसलिए जो है यहाँ पर वो आएगा। तो इसलिए पहले का ए का 2 आएगा। फिफ्थ शेड्यूल किसके बारे में है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ये आ जाएगा। नाइन्थ शेड्यूल आपका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लो, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो अब मिला दो कौन सा आएगा। तो सेकंड का 2 आएगा, तो ए का 2। ए का 2 किसमें? ए का 2 मिल गया, मतलब सब मिल गया। तो सी विल बी द आंसर। तो 71 का आंसर था करेक्ट, सी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर करना है आपको। बड़े ही आसान क्वेश्चंस है कुछ एक तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, ये लीजिए। अच्छा, अब देखो ऐसे घुमाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, बस बच्चे को थोड़ी सी पूरी जानकारी हो, इतना डिमांड है इसका। देखो अभी क्या क्या कर रहा है ये बोल रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो बिल्कुल सही बात है कि जनहित याचिका जनहित के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में विधिक कार्य है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में ही तो है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है, कोई एरर है ही नहीं। पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट देखो,
PIL has reinforced the principle of locus standi. हिंदी में पढ़ लो, PIL लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को प्रतिबलित करता है। अब ये पता है तो खेल खत्म, अगर ये नहीं पता है तो कहानी अटक गई। तो लोकस स्टैंडी का मतलब होता है भाई जिसका केस है वही जाएगा। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या है, जो नहीं जा सकता उसी के लिए तो जाना है, पब्लिक इंटरेस्ट में जाना है। यानी मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति रह रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट में जाना, उनको नहीं पता है, नहीं नॉलेज है, आप उनके बिहाफ पे जा रहे हो, PIL लगा रहे हो, जो कि आपका फायदा नहीं होना चाहिए उसमें। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, आपका हित नहीं जुड़ा होना चाहिए, बट आप उसकी तरफ से जा रहे हो, तो वो खुद तो नहीं जा रहा ना। तो लोकस स्टैंडी में तो वो खुद जाता तब होता। अब लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को रीइंफोर्स नहीं कर रहा है बल्कि उसको रिलैक्स कर रहा है ये। तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें गलत है, पहली सही है। तो बोथ सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल, बिल्कुल, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी, विशाखा देख लो, विशाखा गाइडलाइंस, और भी बहुत सारी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकती है PIL, और कोई नागरिक भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह है नहीं हमें। फिर जो है तीसरी बोल रहे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226 कैन, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, डी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इजी भी है, बट छोटी छोटी गलतियां जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, इनमें बहुत बारीकी से आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है प्रीवी पर्स referred to a specific sum of money that was payable annually to rulers of former princely states that signed the instrument of accession। यानी भारत में पहले, आजादी से पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, देसी रियासतें, उनको भारत में शामिल करना था हमें। उनको हमने थोड़ा लालच दिया कि भाई तुम लोग आ जाओ, टेंशन मत लो, हम तुम्हें थोड़ा पैसा देते रहेंगे, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो वो प्रीवी पर्स कहलाता था। वो इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था। खत्म कौन से अमेंडमेंट के तहत? 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत समाप्त कर दिया था ये। तो ये मामला हो गया था तब। अब जो है बात सही है पहली, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बोल रहा है द पेमेंट ऑफ प्रीवी पर्स वाज ए कॉन्स्टिट्यूटेड ऑब्लिगेशन बिफोर 47। अरे अरे अरे, 42nd गलती है, बाकी सब ठीक है। क्या आना चाहिए था? अभी तो मैंने बताया 26 आना चाहिए था। 42nd अमेंडमेंट तो बाद में हुआ है 26 के तहत, ठीक है। तो ये गलती है इसमें। द अबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स वाज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट, abolition of the privy purse was justified on the ground that it stood against the principle of egalitarian। egalitarian मतलब समानता, समानता के मामले में गड़बड़ कर रहा था ये, ठीक है। तो इसलिए इसको हटाया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। 1 and 3 will be correct, it means two statements are correct, तो आंसर will be B, only two statement। 1 गलत है तो 2 सही होगी, इसका मतलब आंसर आ गया अपना, ठीक है। केवल 2 कथन सही। हिंदी वाले अपना साथ में हिंदी में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शायद दिख रही होगी तुम्हें अच्छे से सारी वीडियो मेरे सामने, ठीक है। सो उसमें सारा क्वेश्चन पेपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइड में रहूं थोड़ा, ताकि आप देख पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जी। बहुत बढ़िया। बोल रहा है पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इफ 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर्स पास रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनेक्ट सच लॉज। बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसे मामले में स्टेट लिस्ट के विषय पर लॉ बना सकती है जब 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करे स्टेट पार्लियामेंट से कि भाई साहब हमारे लिए बना दीजिएगा, तो बना सकती है, नो डाउट, एकदम परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा है a law so enacted will be equally applicable to all the states irrespective of whether they pass such a resolution or not। क्यों भाई, बाकियों की क्या गलती है? बाकियों पे क्यों लागू होगा? बाकियों पे नहीं होगा, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तब उन पे भी लागू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपेल्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात है, केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही रिपील और अमेंड किया जा सकता है ऐसा लॉ, ठीक है। तो एकदम सही बात है। तो 1 and 3 तो मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। इसका आंसर क्या रहना चाहिए? इसका आंसर विल बी बी, ठीक है, डन। बड़े अच्छे क्वेश्चन है पॉलिटी के, इसलिए मैं कहता हूं पॉलिटी में तो अगर गलती करी तो सुसाइड है, गड़बड़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था भाई? अभी तो देख के आए हैं प्रीवी पर्स, ये तो ये हो गया, प्रीवी पर्स से रिलेटेड था। फिर बोल रहा है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन 1985, राजीव गांधी गवर्नमेंट, किससे रिलेटेड था? एंटी डिफेक्शन लॉ। हो गया खेल, ये करा इधर, तो आ जाएगा बी का 4। उसके बाद बोल रहा है 86th अमेंडमेंट, 86th मैंने बार बार बुलाया, जब भी 86th आए 2002 का 86th अमेंडमेंट 2002, इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। कौन सी? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा की बात होगी, चाहे वो आर्टिकल 21A की बात करें, चाहे वो आर्टिकल 45 की बात करे, चाहे फिर वो
आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें 11वीं, जो 6 से 14 के बच्चों को शिक्षा देना अभिभावकों का भी ड्यूटी है। तो तीनों जब भी 6 से 14 की बात आ जाए, एजुकेशन की बात आ जाए वहां पर, तो उस टाइम पर आपको 86th अमेंडमेंट जरूर याद रखना है एक बार। तो ये वाला आपका इसके लिए हो गया। 103rd 2019 में हुआ था। ये किससे रिलेटेड था भाई? रिजर्वेशन की बात कर रहा था, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वाला हो गया। ठीक है, तो अब मिला दो अपना सीधा 26वां संवैधानिक। ए का क्या आना चाहिए? ए का आएगा 3, तो ए का 3 एक में ही है, आंसर खत्म। ए आ जाएगा 76 का, ए विल बी द आंसर, है ना? कितना इजी हो गया। बस ये चीज इन्होंने ठीक कर रखी है कि क्वेश्चन पूछे हैं, बट अभी भी ऑप्शन में कईयों में तो स्टेटमेंट वाले दिए हैं, बट कईयों में एक ऑप्शन पता है तो आंसर मिल रहा है। ये अच्छा है अभी भी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। इजी है, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 और 267 याद करो। कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, तो इनके बारे में। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो फंड है, वो अकाउंट है ये, जहां पर जितना भी टैक्स के रूप में जो भी पैसा जा रहा है भारत सरकार के पास, वो सारा जमा होता है। ठीक है, और वो जमा करके रखा जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब किसी भी व्यक्ति को पैसा निकाल, यानी सरकार को जब भी पैसा निकालना है वहां से, तो वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना कभी नहीं निकाल सकती। एक सिंगल पैसा भी निकालना है, पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। तो पेमेंट फ्रॉम द फंड कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, पहली स्टेटमेंट गलत है। कंसोलिडेटेड फंड में जमा है तो नहीं निकाल सकते इसे। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट। बोल रहा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है, उसके अंदर पब्लिक अकाउंट में क्या होता है? बैंकर है सरकार, मतलब बैंक की तरह काम कर रही है आपके लिए, और कुछ नहीं है। पब्लिक अकाउंट में सरकार आपका बैंक वाला काम संभाल रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको, आपने जमा कर रखा है पैसा, जब मर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि सरकार के पास आप जा रहे हो अपना पैसा निकालने और वो बोल रहे हैं कि एक बार पार्लियामेंट की अप्रूवल ले लेते हैं, आप इंतजार करो, ऐसा थोड़ी होगा ना। तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, तो ये वाली बात गलत है, तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट, सो आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में जोड़ा गया था भाई साहब, 36 में नहीं है। 39A के तहत जोड़ी गई थी ये बात, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 43B एकदम सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एकदम सही है। 41, देखो डीपीएसपी के आर्टिकल, पहले आप इस बात को इंश्योर करें कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, कभी भी नहीं बरतनी है। ठीक है, तो इसके दो पेयर सही हो जाएंगे, क्योंकि पहला तो हमने गलत कर दिया, ये 36 में नहीं है, 39A में है। ओनली 2 पेयर बी आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल नहीं याद है तो आप तैयारी के जेन्युइन मूड में नहीं है अभी, उसको थोड़ा बढ़िया करो। नेक्स्ट इज राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है, ये आर्टिकल 39A में है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात पूछी है। उसके बाद बोल रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी अब ये आपसे जानना चाहता है कि आर्टिकल 39 और उसके बाद 39A आता है, उसके बाद 40 आता है, लेकिन 39A, बी, सी, डी, ये भी पढ़ के आओ, अच्छे से याद करके आओ, ये कह रहा है ये, समझे? अभी तक बच्चा क्या कर रहा था? 39 को पढ़ रहा है ठीक से, फिर 39A में आ रहा है, बट ये कह रहा है भाई साहब भूलना नहीं, हमें भी याद रखो, है ना? तो इनको भी पढ़ना है। तो 39A जो सही है, बट ये वाली बात जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, देयर इज आर्टिकल 39D, ये 39D में है, ई में नहीं है। ठीक है, ये इतनी गलती है इसकी। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये वाली बात सही है? तो ये वाली बात भी सही है इसकी। तो इसका ये वाला पेयर सही है, ये वाला पेयर सही है, ओनली 2 पेयर्स। तो देखो इनको याद ऐसे करना है आपको, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का कोई भी आर्टिकल चूकना नहीं है। ठीक है, और इजी है, तरीके से याद करोगे तो मुश्किल नहीं है, सही तरीका होना चाहिए आपके पास बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोल रहा है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, आर्टिकल 45। क्या पूछ लिया ये? 45 तो सिंपल है, किस बारे में है? 6 से 14 वर्ष का था मामला पहले, तो अब क्या हो गया, 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को जो है उनकी देखभाल है, चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में है, 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 45 पहला पेयर गलत है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है,
एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन, ये दोनों एक ही जगह है, वो है आर्टिकल 46। तो ये वाला दूसरा पेयर तो है सही, बट पहली बात भी इसी में आ जाएगी, तो पहला गलत हो गया क्योंकि 45 में 6 वर्ष से कम वाली बात है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई साहब, 48 में है, नॉट 48। 47 में तो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड ऑल, उसको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए एक पेयर जो है इसके अंदर सही है, और ओनली वन पेयर के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं पॉलिटी के, देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, ये रहा। बोल रहा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63 से शुरू होता है, 62 पे प्रेसिडेंट के बारे में है अब तक तो। ये प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली होगी तो क्या करना है उसके बारे में है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत पहले से ही। फिर बोल रहा है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 65 नहीं है जनाब, आर्टिकल 66 है, तो ये भी गलत हुआ। पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 59। अरे रे 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 भाई, क्या बात कर रहे हो, ये क्या है? ये आएगा आपका 56, तो इसका आना चाहिए था 56। ये तो एकदम टेढ़ा सवाल पूछा है, तीनों ही बातें गलत बात बता दी, तो इसका डी आ जाएगा, ठीक है। 81 का डी आ जाएगा। ओके, देखो इतना आसानी से आप कर सकते हो चीजों को, बट थोड़ा सा ठीक से पढ़ा हुआ है तो, और इस तरह से पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी, और कोई इलाज है नहीं, है ना। थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि पॉलिटी नंबर बनाता है। ये कटवा लिए इसमें अपन ने, तो अपन फिर अफोर्डेबल नहीं है वो मामला, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 138 ए। ये मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें बहुत डीपर है ना, इतना तो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो गलत है, मानना पड़ेगा, ये तो गलत है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए एकदम बच्चों के साथ, कि ऐसा मतलब हम लोगों के साथ एकदम अत्याचार वाली बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें गड़बड़ क्या किया है, ए गलत लगा रखा है बस। 138 में जो बात है उसके लिए लिख दिया 138 ए, ठीक है। दूसरे में क्या कर रखा है, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स, ये कहा है 139, ये कर दिया 139 ए। फिर बोल रहा है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टी, अरे फिर से वही गड़बड़, मतलब 3 ए गलत लगा के सारा खेल गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें तीनों ही गलत फिर से हो गए, और अगेन आंसर जो है नन ऑफ द पेयर्स, तीनों के तीनों पेयर गलत है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आई है कि किस तरह से मामला जो है क्वेश्चंस का बन रहा है, और किस तरह की जो है चीजें इसमें की गई है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। और सिनर्जी आईएएस एकेडमी में जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों ने बैच शुरू किया है 2 फरवरी से, आप उसका फायदा उठा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग एनालिसिस ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स की भी कोशिश रहेगी कि करें, और आपके सामने वीडियोज आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।